नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम 1972 का जो अधिनियम है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, हम कवर कर रहे थे। तो फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो जो छात्र चैनल पर नए हैं, वन दरोगा के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन्वायरमेंट सेक्शन बहुत अच्छे ढंग से कवर करना चाहते हैं, ऑफिशियल सिलेबस अगर आपको नहीं मिला है तो आप हमारा वीडियो चेक कर लेना। ठीक है, पिछले 2-3 दिन में मैंने जो ऑफिशियल सिलेबस हो सकता है इसकी चर्चा कर रखी है, और 100% आप ये मान के चलिए कि ऑफिशियल सिलेबस यही रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग उसको चेक कर लेना एंड देन आप क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, अगर आपको कंटेंट सही लगता है तो आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो सेकंड पार्ट है, इसको पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो फर्स्ट पार्ट है इसका ओवरव्यू ले लें, क्योंकि दोनों को आप साथ में लेके चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला जो पार्ट है, इसमें हमने किन किन चीज़ों पर चर्चा की थी, आप इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें, और जो छात्र पहले के क्लास को अटेंड किए हैं उसको भी थोड़ा सा आप रिवीजन कर लें। देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को हमें चेक करना है, देखना है, जिसमें हमने इसका जो संवैधानिक प्रावधान है, मीन्स मौलिक अधिकार के अंतर्गत और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत हम वन्य जीवों की सुरक्षा कैसे करेंगे, ये चीज़ हमने देखी थी। इसके बाद में हमने अन्य टॉपिक पर भी चर्चा किया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को हमने डिटेल में देखा था कि ये है क्या, क्यों लाया गया, ठीक है, कब इसको पारित किया गया, कब इसको लागू किया गया, इसमें कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं बता नहीं पाया था, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है, ये मैंने बोला था। एक्चुअल में ये जो ओरिजिनल पीडीएफ है जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये अधिनियम लिखा हुआ है, वहाँ से मैंने लिया था। तो अभी क्या है, ये चेंज हो चुका है, जम्मू कश्मीर में भी इस अधिनियम को लागू कर दिया गया है। तो इसको आप करेक्ट कर लेना, जो पेड ग्रुप है वहाँ पर मैं करेक्ट करके इस डेटा को सेंड करूँगा। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आप सर डेटा पीडीएफ जो है इसको आप पेड ग्रुप में सेंड नहीं कर रहे हो। तो ये टॉपिक अभी तक मुझे थोड़ा कवर, ये टॉपिक जो आप देख रहे हैं, ये भारतीय स्टार कछुआ क्या लिखा हुआ है, ये मैं थोड़ा सा अभी कंफर्म नहीं कर पाया हूँ। इसको एडिट करने के बाद में, इसको अपडेट करने के बाद में मैं पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आज शाम तक आपको देखने को मिल जाएगा, आप लोग टेंशन फ्री रहें। ये सेशन और कल का सेशन, मतलब सैटरडे का सेशन, दोनों सेशन आपको पेड ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, तो हमने अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं हैं इसको देखी थी, जिसमें शिकार पर प्रतिबंध, निर्दिष्ट पौधों को उखाड़ने और काटने पर प्रतिबंध, वन्य जीवों, अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों को घोषणा संबंधित संरक्षण जो है, मीन्स इसको कौन अभयारण्य घोषित करेगा, तो हमने देखा था कि केंद्र सरकार इसको अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित करेगी। ठीक है, इसके तहत जो अधिकारी हैं, नियुक्त अधिकारी हैं, इनकी चर्चा हमने की थी। इसके बाद में अगर हम देखें तो जो गठित निकाय हैं, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अधिनियम के तहत जो गठित निकाय हैं ये एक्चुअल में आपका अध्याय 2 है। ठीक है, अध्याय 2 के अंतर्गत जितने निकाय गठित हुए हैं इस अधिनियम में, इनकी चर्चा की गई है। मैंने आपको बताया कि 7 अध्याय हैं, तो 7 अध्याय में जो पहला अध्याय है वो तो डेफिनेशन बेस्ड है, मीन्स आपको इंट्रोड्यूस कराता है, मीन्स वो आपको पूरे अधिनियम का प्रारूप समझाता है कि इसके अंतर्गत आप क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। जैसे संविधान में हम प्रस्तावना देखते थे, उसी तरह से यहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई है, यहाँ पर भी प्रस्तावना दी गई है, उद्देश्य दिया गया है, कुछ जानवरों के बारे में डिटेल दिया हुआ है कि जानवरों की परिभाषा क्या है, किन जानवरों को हम नहीं मार सकते हैं, ये सारी चीज़ें पहले पार्ट में, पहले अध्याय में दिया हुआ है। सेकंड अध्याय में ये आपका जो तहत गठित निकाय है, ठीक है, इसके तहत कौन कौन से बोर्ड शामिल हैं, ये सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, सेकंड अध्याय में दिया हुआ है। तो जो आज का आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, इसमें मैं जो गठित बोर्ड है इसको डिटेल में कवर नहीं करूंगा, तो आप लोग पहला पार्ट देख लेना, वहां पर जो गठित बोर्ड है उसको हमने डिटेल में कवर कर रखा है। तो आज सेकंड पार्ट में इसकी चर्चा डिटेल में नहीं करेंगे, बस आपको जो गठित बोर्ड है उनका नाम लिखा दिख जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो राज्य वन्यजीव बोर्ड बनाया गया था, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण बनाया गया था, इसके बाद में केंद्र वन्यजीव बोर्ड बनाया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण, ये भी एक बोर्ड है, वन्य अपराध नियंत्रण बोर्ड, ब्यूरो है, ये भी सब बोर्ड ही है। ठीक है, ये सब अध्याय 2 के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में अधिनियम के तहत अनुसूचियां, यहाँ से हमें आज की क्लास स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो यहीं से आज का ये क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने सारी चीजें देखी थी, और सेकंड पार्ट जो कि आज यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, इसको हम देखने वाले हैं। अब हम चलते हैं अपने पीडीएफ पे और चर्चा करते हैं आज के क्लास की। देखिए, अधिनियम के तहत अनुसूचियां हमें पढ़नी है। मैंने आपको बताया है कि अधिनियम में पहले आप अध्याय देखेंगे, ठीक है, अध्याय के बाद में अध्याय के अंतर्गत जो धाराएं हैं, ठीक है, ये आप देखेंगे।
अध्याय 7 है। अब इसके अंतर्गत जो धाराएं हैं वो टोटल 66 हैं, लेकिन कहने के लिए 66 हैं। अगर आप इसको सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे तो एक एक सेक्शन में, एक एक एक्ट में का, खा, गा, ABC करके कई सारे अन्य संशोधन किए गए हैं। तो अगर देखा जाए तो टोटल 100 प्लस धाराएं बन जाती हैं, लेकिन 66 को ही कई पार्ट में डिवाइड करके 66 ही रखा गया है ताकि धाराएं बढ़े ना, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी लिखी होती हैं तो उसमें हमें कुछ संशोधन करना होता है, ऐड करना होता है, तो हम का, खा, गा के माध्यम से ही ऐड करते हैं। ठीक है, इसके बाद में इनको पढ़ते समय, एक सेकेंड, इन चीज़ों को पढ़ते समय हमें कुछ विशेष पॉइंट्स देखने होते हैं। जैसे जब आप पढ़ रहे हो तो एक लाइन में कुछ स्टार लगा देगा, ठीक है, तो वो जो स्टार लगाता है ना, वही चीज आप अनुसूची में देखते हैं। ठीक है, तो अनुसूची क्या होती है? अनुसूची को आपको डिटेल में पढ़ना होता है। जब आप इस चीज को पढ़ रहे होते हैं तो कुछ चीजें रह जाती हैं जो कि अनुसूची के माध्यम से आपको दिखती हैं। तो ये 6 अनुसूचियां इस पूरे अध्याय और धाराओं के अंतर्गत आपको देखने को मिलती हैं। इन अनुसूचियों का रेफरेंस बार बार सेक्शंस में दिए गए हैं, एक्ट्स में दिए गए हैं। ठीक है, जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पे कई बार आपको देखने को मिलेगा कि फलाना अनुसूची में निर्दिष्ट जानवरों को नहीं मारना है, तो फलाना अनुसूची, अब बार बार तो यहाँ पर अनुसूची आपको दिखाएगा नहीं, तो अनुसूची में जाके आपको देखना होगा कि हाँ, चौथे अनुसूची में कौन सा जानवर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, जैसे पहली अनुसूची है, अब पहली अनुसूची में लिख देगा कि हाँ, लुप्त प्राय जानवरों को हमें नहीं मारना है। ठीक है, तो अब इस अनुसूची में कौन कौन से लुप्त प्राय जानवर हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जब आप अध्याय पढ़ेंगे, सेक्शन पढ़ेंगे, तो वहां पर बार बार इन जानवरों का मेंशन नहीं करेगा, वो बोल देगा कि फर्स्ट अनुसूची के तहत जो जानवर हैं उनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको कोड करके देखनी है, और फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि आपको जो चीजें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वही चीजें आपको पढ़ के जाना है। अगर आप कंप्लीट अधिनियम पढ़ने लगेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, वो सारी चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज मैं लाया हूँ वो चीज आप देख लीजिए। बाकी अगर कुछ रह जा रहा है तो हम जो प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम उन चीजों को देख लेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के अनुसूची पे आते हैं और अनुसूचियों को देखते हैं। 6 अनुसूची हैं, ठीक है, 6 अनुसूची को देख लेते हैं। अनुसूची फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें उन लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें सर्वाधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। मीन्स इसमें जो है लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है जो लुप्त हो सकते हैं। ठीक है, लुप्त हुए नहीं है लेकिन लुप्त हो सकते हैं। जैसे ब्लैक बक हो गया, बंगाल टाइगर हो गया, ठीक है, धूमिल तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, दलदल हिरन हो गए। ये ऐसे जीव हैं, ऐसे जानवर हैं जिनकी अगर सुरक्षा ना की जाए, ठीक है, अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये पर्यावरण इनके अनुकूल ना होने की वजह से धीरे धीरे 10, 15, 20 साल में, 50 साल में ये लुप्त हो जाएंगे, इनका नामो निशान मिट जाएगा। तो ऐसे जानवरों को पहली अनुसूची में शामिल किया गया है। तो यही बोल रहा है कि इसमें उन लुप्त प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें सर्वाधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके तहत शामिल प्रजातियों को अवैध शिकार, हत्या, व्यापार आदि से सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, इस अनुसूची के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सबसे कठोर दंड दिया जाता है। ठीक है, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अनुसूची फर्स्ट एंड अनुसूची सेकंड दोनों में ही लुप्तप्राय जानवरों की चर्चा की गई है। दोनों में ही लुप्तप्राय जानवरों को दिखाया गया है कि ये लुप्तप्राय जानवर हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अनुसूची एंड सेकंड अनुसूची में ऐसे जानवरों की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी जो कि लुप्तप्राय जानवर हैं। इस अनुसूची के तहत शामिल प्रजातियां पूरे भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध है, सिवाय ऐसी स्थिति के जब वे मानव जीवन के लिए खतरा बन जाए या फिर बीमार से ग्रसित हो। मीन्स अगर कोई जानवर बहुत ज़्यादा पीड़ित है, दर्द से करा रहा है, किसी बीमारी से परेशान है, या फिर अपनी बीमारी को वो जंगल में फैला सकता है, अन्य जानवरों को भी प्रभावित कर सकता है, या फिर वो इंसान की बस्ती में घुस आया है, या फिर मानव के लिए किसी प्रकार से खतरा बन रहा है, तो तब हम उसको मार सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए भी हमें जो वार्डन है, जो वन्य जीव वार्डन है जिसको राज्य सरकार नियुक्त करती है, उसकी परमिशन लेनी होती है। इन सारे विषयों पे हमने फर्स्ट पार्ट में चर्चा कर लिया है। तो यहाँ पर पहली अनुसूची के अंतर्गत जो ये जानवर हैं इनको आप देख लीजिए, इनको आप रट लीजिए। कुछ जानवर नीचे भी हैं, देख लीजिए, जानवरों की कमी नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके दिमाग में होना चाहिए, ब्लैक बक, बंगाल टाइगर, हिम तेंदुआ, इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, ब्लैक कलर में हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कस्तूरी मृग है, गेंडा है, चिंकारा है, जिसमें सलमान खान फंसे पड़े हैं। इन पे केस चल रहा है। इन्होंने बताया जा रहा है कि कई सारे चिंकारों को मारा था, तो इन पे केस चल रहा है। ठीक है, इसीलिए केस चल रहा है क्योंकि इन्होंने इसका शिकार किया था, जो कि अनुसूची फर्स्ट में शामिल है और निर्दिष्ट है कि इसका शिकार नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इन पे अभी ये जो है क्या बोलते हैं, केस चल रहा है। ओके,
तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए, इन जानवरों को याद कर लीजिए जो हाईलाइट किए गए हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड अनुसूची की। देखिए, इस सूची के अंतर्गत लुप्त प्राय आने वाले जानवरों को उनके संरक्षण के लिए उच्च सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ध्यान रखिए, इस अनुसूची के तहत शामिल प्रजातियों का भी पूरे भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध है, सिवाय ऐसी स्थिति के जब मानव जीवन के लिए खतरा या फिर बीमारी से पीड़ित हो। यानी कि सेम फर्स्ट अनुसूची की ही तरह है, बस जानवरों की लिस्ट यहाँ पर अलग है, इसको आप देख सकते हैं। जिसमें आपको ध्यान रखना है कि सियार, उड़ने वाली गिलहरी, विशाल गिलहरी, स्पर्म व्हेल, भारतीय कोबरा, किंग कोबरा। तो ये स्पर्म व्हेल, भारतीय कोबरा, किंग कोबरा, सियार, ये सब चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। ये जानवर आपको याद रखना है। बाकी हिमालयन सैलामेंडर है, हिमालयन ब्लैक बियर है, बंगाल हनुमान लंगूर है, असमिया मैकाक, पिग टेल्ड मैकाक, स्टंप टेल्ड मैकाक, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं। यानी कि जो हाईलाइटेड यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जानवर, ये आपको याद रखने हैं सेकंड अनुसूची के अंतर्गत। इसको मैं याद नहीं करा सकता हूँ, इसको आप बार बार देखेंगे, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप आराम से अनुसूची को याद कर सकते हैं। बात हम करें थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी में जो जानवरों को रखा गया है, जिसको हम थर्ड एंड फोर्थ अनुसूची में शामिल किए हैं, ये देख सकते हैं कि जो संकटग्रस्त नहीं हैं, ठीक है, ऐसे जानवरों की प्रजातियां जो संकटग्रस्त बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें थर्ड एंड फोर्थ के अंतर्गत रखा गया है। फर्स्ट एंड सेकंड में जो लुप्त प्राय हैं, जो संकटग्रस्त हैं, उनको रखा गया है। थर्ड एंड फोर्थ में जो बिल्कुल भी लुप्त प्राय नहीं है, जो संकटग्रस्त नहीं है, उनको रखा गया है। इसमें प्रतिबंधित शिकार वाली संरक्षित प्रजातियां शामिल हैं, लेकिन किसी भी उल्लंघन के लिए दंड पहली दो अनुसूची की तुलना में कम है। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, ये संकटग्रस्त नहीं है, तो यहाँ पर शिकार करने वाली भी कुछ प्रजातियां शामिल की गई हैं, ठीक है, जिनका हम शिकार कर सकते हैं विद परमिशन। और अगर हम कुछ परमिशन में कमी लाके, यानी कि अवैध तरीके से अगर हम शिकार करते भी हैं, तो यहाँ पर जो दंड का प्रावधान है वो पहली और सेकंड जो अनुसूची है वहाँ के दंड प्रावधान के कंपैरिजन में थोड़ी सी यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगी। यहाँ पर दंड को हल्का रखा गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो अनुसूची है, इनके अंतर्गत जो जानवरों की लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं। थर्ड अनुसूची के अंतर्गत जो जानवरों की लिस्ट है, इसमें आप देख लीजिए चित्तीदार हिरण, नीली भेड़, लकड़बग्गा, नीलगाय, सांभर, स्पंज। आपको पता होगा सांभर हिरण, आप किसी भी वन्य जीव अभयारण्य में जाएंगे, आपको बाघ देखने को मिले ना मिले, हाथी देखने को ना मिले, आपको ये जानवर जरूर देखने को मिल जाएंगे। नीलगाय आपको खेतों में भी देखने को मिल जाती है, गांव क्षेत्र में। चित्तीदार हिरण, नीली भेड़, तो ये सब क्या है, ये सब लुप्तप्राय बिल्कुल भी नहीं है। आपको खेतों में, जंगलों में, या फिर जू में, या फिर अभयारण्य में, हर जगह पे आपको ऐसे जानवर देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं। और चौथी अनुसूची की बात करें तो यहाँ पर पक्षियों को शामिल किया गया है ज्यादातर। आप देख सकते हैं राजहंस है, फाल्कन है, किंगफिशर है, नीलकंठ है, हार्स ब्रू कैब, ठीक है। इसके बाद में खरगोश भी सेकंड फोर्थ अनुसूची के अंतर्गत आता है, ये आप याद रखेंगे। खरगोश को जो है फोर्थ अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। छोटा जानवर है, एक साथ में कई सारे बच्चे पैदा करता है, तो बिल्कुल भी लुप्त होने की कैटेगरी में नहीं है। लोग इसको पालते भी हैं, घरों में, जंगलों में, हर जगह पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल भी लुप्त प्राय नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो दंड का प्रावधान है, ये आपको फर्स्ट एंड सेकंड अनुसूची जो है उसके कंपैरिजन में कम देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसूची की, ठीक है। ये फिफ्थ एंड फोर्थ अनुसूची जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में सिर्फ आप एक शब्द लगा लीजिए लुप्तप्राय। तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची में एक शब्द लगा लीजिए जो कि संकटग्रस्त नहीं है। पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची को आपको डिटेल से समझना चाहिए, ठीक है। देखिए, पांचवी अनुसूची की अगर हम चर्चा करते हैं तो इस अनुसूची में ऐसे जानवर शामिल हैं जिन्हें कृमि कहते हैं। कृमि, ठीक है। कृमि का मतलब होता है इंग्लिश में वाइल्ड बोलते हैं, वाइल्ड शायद बोलते हैं, ठीक है, वाइल्ड बोलते हैं। आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा है, इतने मेरी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है। अगर कोई बच्चा समझ सकता है, ऐसे जानवर, ऐसे जंगली जानवर जो बीमारी फैलाते हैं और पौधों को नष्ट करते हैं, पेड़ तथा भोजन को नष्ट करते हैं, उनको हम कृमि कहते हैं, ठीक है। मतलब चालने वाले जानवर, चालते हैं, कुतरते हैं, काटते हैं, ठीक है। तो ऐसे जानवरों को हम कृमि बोलते हैं। रेंगने वाले भी जानवर इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिफ्थ अनुसूची के अंतर्गत शामिल हैं, और ये जानवर आप रट डालना। बिल्कुल भी आपको यहाँ पर, मैं ये कहूँगा कि आप यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि जिसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल छोड़ने लायक जानवर नहीं है, इनको आप याद रखेंगे। 4 ही हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं केवल 4 ही प्रजातियां शामिल हैं। तो जब केवल 4 ही हैं तो ये चारों आपकी जुबान पर होना चाहिए। ये 4 जो है ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत हैं। ये 4 प्रजातियां
5वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल हैं। छोटे जंगली जानवर होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं और पौधों और भोजन को नष्ट करते हैं। इन जानवरों का शिकार किया जा सकता है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इन जानवरों का शिकार किया जा सकता है। ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसके अंतर्गत जानवरों का शिकार किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो शामिल जानवर हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं पौधों और भोजन को, उनका शिकार किया जा सकता है। ये 4 जानवर जो हैं, कौवे, फ्रूट्स बैट्स, जो बैट्स मतलब चमगादड़ होते हैं जो फलों को खा लेते हैं, गंदा कर देते हैं, काट डालते हैं। चूहे होते हैं, मूसक बोलते हैं, मूसक मतलब बड़ा वाला चूहा जिसको शायद छछूंदर बोलते हैं। ठीक है, शायद यही मूसक होता है जहां तक मुझे नॉलेज है, बाकी चूहा को आप सभी लोग जानते हैं, रैट मीन्स चूहा, बचपन में हम लोग पढ़े थे। इसके बाद में हम बात करते हैं 6ठी अनुसूची की। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। यह पौधों की खेती को विनियमित करता है, यानी कि यहाँ पर जीवों की बात नहीं की गई है, यहाँ पर बात की गई है खेती से संबंधित। ठीक है, तो पौधों की खेती को विनियमित करता है और उनके कब्जे, बिक्री और परिवहन को प्रतिबंधित करता है। मीन्स हम वहाँ पे कब्जा नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर जो पौधे हैं, खेती है, उस पर हम बिक्री नहीं कर सकते हैं, उनको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इस पर यह प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, निर्दिष्ट पौधों की खेती और व्यापार दोनों ही सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पौधे शामिल किए गए हैं 6ठी अनुसूची के अंतर्गत, इनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए। साइकस बेडेडोमी, ब्लू वांडा जिसको हम ब्लू आर्किड बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी चर्चा जब हम सेक्शन पढ़ रहे होते हैं, एक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो कई बार किया गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में आप देख लीजिए आगे, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें रेड वांडा जिसको हम रेड आर्किड बोलते हैं, कुथू है, सौसूरिया लप्पा। ठीक है, इसके बाद में स्लीपर आर्किड, पिचर प्लांट, नेपेंथेस खासी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं शायद ये साइंटिफिक नेम है। फिलहाल पिचर प्लांट, स्लीपर आर्किड, कुथू, सौसूरिया लप्पा जिसको बोलते हैं, एंड रेड वांडा। ठीक है, जिसको हम रेड आर्किड बोलते हैं। तो ये पौधे आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पौधों में ऐसा नहीं कि आपको शीशम नीम करना है, यहाँ पर आपको ये नाम याद रखने हैं। ओके, तो ये आप याद रख लीजिए, 6ठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल है। 5वीं अनुसूची में कौवे, चमगादड़, चूहा और मूसक, जो कि ये दोनों एक जैसे हैं। इसके बाद में 6ठी अनुसूची में आप ये देखेंगे, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आज मेरा सिस्टम जो है हैंग कर रहा है। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें देख ली, यानी कि अनुसूची को हमने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं अध्याय की। ठीक है, एक्चुअली अगर हम देखें तो अध्याय से ही सारी कहानी स्टार्ट होती है। आपको जैसे आप जब यहाँ पे पढ़ रहे हो, मतलब आपका जो सिलेबस डिफाइन किया गया है, तो आपको पता है कि 24 अध्याय हैं जो मैंने आपको बता रखा है। तो यही अध्याय आपको अधिनियम के अंतर्गत भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 7 अध्याय है और इन्हीं 7 अध्याय के अंतर्गत सेक्शन शामिल हैं और उन्हीं सेक्शन में जो शेड्यूल वगैरह है, अनुसूची है, वो भी शामिल है। तो अध्याय कौन कौन से हैं और उन अध्याय का नाम क्या है, ये हम देख लेते हैं। देखिए, पहले पाठ का नाम है, मैं यहाँ पे पाठ बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसान लगे। अध्याय, पाठ, चैप्टर आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो पहले पाठ में आप देखेंगे उद्देश्य तथा परिभाषाएं हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी अधिनियम, कोई भी चीज अगर है, आप पहले चैप्टर में उसका जो प्रारूप है, वो सारी चीजें पहले चैप्टर में समझाई जाती हैं। इसका जो प्रारूप है, क्यों बनाया गया है, ठीक है, ये सारी मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, प्रस्तावना होती है, आप एक तरह से बोल सकते हो। तो अध्याय फर्स्ट में ये सारी चीजें आप देखने को पाएंगे। सेकंड पार्ट में जैसा कि मैंने बताया था अभी ऊपर कि जो इसके अंतर्गत अधिकारी नियुक्त किए गए होते हैं, इनकी चर्चा सेकंड चैप्टर में की गई है। इसकी चर्चा हमने पहले पार्ट में कर रखी है, तो आप लोग पहला पार्ट देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में थर्ड अध्याय में अगर आप देखेंगे, मतलब तीसरे चैप्टर में अगर आप देखेंगे, तो वन पशुओं का आखेट या शिकार की चर्चा की गई है। अब इन्हीं को पढ़ते समय आप बार बार ये देखेंगे, पहली अनुसूची में शामिल जानवरों का, 5वीं अनुसूची में शामिल जानवरों का, ठीक है, तीसरी अनुसूची में शामिल जानवरों का। तो इसलिए पहले आपको अनुसूची को याद रख लेना है, ठीक है, ताकि आपको बार बार अनुसूची का रेफरेंस ना लेना पड़े। तो वन पशुओं और आखेट का शिकार, ये पढ़ेंगे आप थर्ड अध्याय के अंतर्गत। और इसके बाद में अगेन यहाँ पर शामिल किया गया है, एक चीज और ऐड किया गया है संशोधन के माध्यम से, विनिर्दिष्ट पौधों का संरक्षण, यानी कि हमें पशुओं के आखेट और शिकार को पढ़ना है और इसके बाद में पौधों के संरक्षण पर भी ध्यान देना है। तो इसको 3 का के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। अध्याय 4 में आप देखेंगे संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, बंद क्षेत्र, यहाँ पर कॉमा है, ठीक है, कॉमा है, तो ये चीज आप देखेंगे। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप अध्याय अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। 7 अध्याय कहने के लिए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं चौथे अध्याय में 3 टॉपिक और शामिल किया गया है, का, ख, ग। 7 अध्याय कहने के लिए है, लेकिन 3 में 1 टॉपिक शामिल किया गया है, चौथे में 3 टॉपिक शामिल किया गया है। चौथे अध्याय में जैसा कि आप देख रहे हैं कि संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और बंद क्षेत्र आप देखने वाले हैं। अब इसके अंतर्गत
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य है, व्याघ्र एवं अन्य संकटात्मक प्रजातियों के बारे में है। तो ये सारी चीजें आप देखने को पा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो जो मैं बात कर रहा था कि जो सेकंड अध्याय है वो मैंने फर्स्ट पार्ट में चर्चा किया है। यहाँ पर आप चौथे पार्ट से भी कुछ पॉइंट्स फर्स्ट पार्ट में आप देखने को पा जाएंगे। थोड़ा सा इसको मैं लॉजिकल करके पेश कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, अदरवाइज आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। पांचवें में आप देखिए, पांचवें में वन्य प्राणियों की वस्तुओं और ट्रॉफी का व्यापार एवं वाणिज्य, ये सारी चीजें आप देखेंगे। देखिए ट्रॉफी का मतलब क्या है तो होता है, इसको मैं समझाता हूँ। देखिए वन्य प्राणियों आप समझते होंगे जो जीव रहते हैं जंगलों में। प्राणियों की वस्तुओं यानी कि इन जीवों से जो चीज निकलती है, जैसे चमड़ा हो गया, सींग हो गया, इनकी खाल हो गई, ठीक है, ये हो गया वन्य जीव। और वन्य जीवों से निकलने वाली वस्तु और ट्रॉफी का व्यापार एवं वाणिज्य, ये पांचवें अध्याय के अंतर्गत शामिल है। तो ये ट्रॉफी क्या होती है, बार बार आप जब पढ़ेंगे ये अधिनियम तो आपको ट्रॉफी शब्द देखने को मिलेगा। आपको पता होगा कि पहले के टाइम में क्या होता था, जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो शिकार पे जाते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, बड़े बड़े शेरों को मारते थे। मतलब उनके यहाँ जंगलों, उनके यहाँ राज्य में जब यह अफवाह फैलती थी कोई शिकार आदमखोर हो गया है, कोई बाघ आदमखोर हो गया है, या बहुत बड़ा बाघ निकल के आया है, तो ऐसा होता था कि जो उस बहुत बड़े बाघ को मारेगा उसको विजेता माना जाएगा, उसको मतलब बहादुर माना जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो राजा महाराजा होते थे उनके शिकार पर निकलते थे और उसका पीछा करते थे, उसको मारते थे, और उसका जो खाल होता था, उसका सींग होता था, उनको निकाल कर अपने राज्य में, अपने गेट पर, जो उनका राज्य का गेट होता था उनमें जहाँ पे एंट्री लेते हैं, या फिर अपने राजमहल में, वहां पर वो उसको टंगवा देते थे। मतलब वो अपने आप को ट्रॉफी दे रहे होते हैं कि देखो मैंने ये चीज विजित किया है, मैंने इसको मारा है, मैं बहादुर हूँ, ठीक है। तो ये होती है ट्रॉफी। मतलब आपको जानवरों को ट्रॉफी एज ए ट्रॉफी नहीं मारना है, ठीक है, कि इसको मार के हम बहुत शेर खान बन जाएंगे, तो ये चीज नहीं करनी है। तो इस पर भी प्रतिबंध वगैरह, इस पे व्यापार जो होता है इस पर भी प्रतिबंध लगाए गए, ठीक है। तो ये चीज आप पांचवें के अंतर्गत दे सकते हैं। और पांचवें में ही काको जोड़ा गया है, जिसमें आप कुछ प्राणियों से व्युत्पन्न ट्रॉफी, पशु वस्तु, इन सारी चीजों को देख सकते हैं। छठे में आप अपराधों की रोक एवं खोज से संबंधित चीजों को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो अवैध आखेटन, ठीक है। इसके बाद में व्यापार से उत्पन्न संपत्ति का समपहरण, मतलब नहीं ले सकते हैं आप। अपहरण, समापहरण, ये सारी चीजें आपको रिलेट कर सकते हो। तो व्युत्पन्न संपत्ति का समपहरण नहीं करना है, आपको लेना नहीं है, आपको हड़पना नहीं है। और सातवें में आप विविध टॉपिक पर चर्चा देखेंगे। तो ये हमने बात किया अनुसूची पर, और दूसरा हमने बात किया अध्याय पर, जो कि 7 अध्याय हैं और अनुसूची 6 है। ओके, 22 इसके बाद में फिर आप 66 जो धाराएं हैं इनको आप देखेंगे। अब 66 धाराओं को यहाँ पर पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि धाराएं कैसे आप देखेंगे, मतलब आप एक इमेजिन कीजिए कि आप धाराएं कैसे देख रहे होंगे इस अधिनियम में। तो मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं ताकि आप ये समझ पाएं कि धाराओं को कैसे शामिल किया गया है चैप्टर्स के अंतर्गत, अध्याय के अंतर्गत, ठीक है। तो आप देख लीजिए धाराओं को कैसे शामिल किया गया है अध्याय के अंतर्गत। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, बाकी पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि धाराओं को यहाँ पर पढ़ाना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, ठीक है। समझ लीजिए कि कम से कम 4-5 घंटे बीतने वाले हैं अगर मैं धाराओं को पढ़ाता हूं, और धाराएं उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। देखिए अध्याय 1 के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया कि उद्देश्य और परिभाषाएं शामिल हैं। अब इस अध्याय में 2 धाराएं हैं, ठीक है। धाराओं की चर्चा हम करने वाले हैं, थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। इस अध्याय में 2 धाराएं हैं, जिसमें आप संक्षिप्त नाम, पहली धारा में आप संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ देखेंगे, और दूसरी धारा में परिभाषा देखेंगे, ठीक है। तो परिभाषा आप देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परिभाषा यानी प्रस्तावना, आप ऐसे समझ सकते हो। हालांकि प्रस्तावना अलग होता है, प्रस्तावना मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, एक सेकंड। प्रस्तावना मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसकी प्रस्तावना क्या है। अगर यहां पे मैंने लिख रखा है तो आपको जरूर दिखेगा। प्रस्तावना मैंने लिख रखा था, शायद मैंने एडिट नहीं किया, मैं भूल गया। ये अध्याय हो गया, ठीक है। प्रस्तावना ऊपर ही है, मैं ध्यान नहीं दिया। देखिए प्रस्तावना यहाँ पर ही है, मुझे दिखा नहीं। देखिए प्रस्तावना क्या है, हम देश के नागरिक देश के लिए कर देंगे, वो कर देंगे, वो हम संविधान में देखते थे, ठीक है। अगर मैंने कुछ ऐसे शब्द का यूज किया है तो क्षमा चाहूंगा। फिलहाल देखिए प्रस्तावना में यहाँ पर क्या है, अधिनियम में क्या है, देश की पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन्य प्राणियों, पक्षियों और पादपों के संरक्षण के लिए तथा उनसे संबंधित या प्रासंगिक या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। तो ये अधिनियम है, ठीक है। किस लिए अधिनियम है तो आप फिर से पढ़ लीजिए, देश की पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय सुरक्षा करने के उद्देश्य से, ठीक है। इसके बाद में वन्य प्राणियों,
पक्षियों और पादपों के संरक्षण के लिए, ठीक है। पारिस्थितिकी हमने शामिल किया है, पर्यावरण शामिल किया है, वन्य जीव शामिल किया है, पक्षी शामिल किया है, पादप शामिल किया है, ठीक है, इनके संरक्षण के लिए, तथा उनसे संबंधित प्रासंगिक, इनसे संबंधित जो थोड़ा बहुत और डिटेल आप जानते हैं, या अनुषंगिक विषयों का उपबंध, यानी कि उसको हमें कैसे समायोजन करना है, उसको कैसे डील करना है, इसके लिए ये अधिनियम है। तो ये आप याद रखेंगे प्रस्तावना में क्या क्या शामिल है। वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्रस्तावना में क्या शामिल है, ये चीज आप याद रखेंगे। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। अगर क्वेश्चन को घुमाना होगा तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे घुमा के पूछ सकता है कि कौन सा शब्द प्रस्तावना में शामिल है या फिर नहीं शामिल है, जैसे संविधान में पूछता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अध्याय 1 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 धाराएं हैं, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, और दूसरा है ये परिभाषा, ठीक है। परिभाषा ये भी अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया था, फिर में हम जंप कर गए प्रस्तावना पर और अगेन बता रहा हूँ, ये आप याद कर लीजिए। प्राणी के अंतर्गत, देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि जीव के अंतर्गत क्या होता है, यानी कि वन्य जीवों की हम सुरक्षा करेंगे। अब वन्य जीव कौन से होते हैं, कभी कभी पूछता है कि किस तरह के वन्य जीव, मतलब कभी कीट लिख देगा, कभी पतंगे लिख देगा, कभी बड़े बड़े जानवर लिख देगा, और चौथे ऑप्शन में लिख देगा अंडा। तो बहुत लोग ये सोचेंगे कि अंडा तो वन्य जीव हो नहीं सकता है, कीट हो सकता है, पतंगे हो सकती हैं, और कई छोटे जानवर हो सकते हैं, पानी में रहने वाले जीव हो सकते हैं, बड़े जानवर हो सकते हैं, लेकिन अंडा तो वन्य जीव नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इसमें से अंडा फूटा नहीं है, इसमें कुछ निकला नहीं है, इसमें भी जीव नहीं आया है, मतलब इसमें भी जान नहीं आई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वन्य जीवों के अंतर्गत हम अंडे को भी शामिल करते हैं। अगर किसी जानवर ने अंडा दिया है तो वो अंडा भी वन्य जीव संपत्ति है, उसको भी हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, प्राणी के अंतर्गत स्तनी जानवर, पक्षी, सरीसृप, जलचर, मत्स्य, आप ऐसे भी बोल सकते हो जलचर, स्थलचर, स्थलचर तो ये हो गए, और जलचर ये हो गए। अब जलचर में बहुत चीजें आ गई, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर उन्होंने मत्स्य की चर्चा कर दी है। अन्य रज्जुकी तथा अकशेरुकी हैं। रज्जुकी का मतलब क्या है, रज्जु, एक्चुअल में इसकी इंग्लिश मुझे नहीं याद आ रही है, ठीक है। मेरु रज्जु अगर आप लोग पढ़े होंगे, अगर आपको याद होगा, ठीक है, मेरु रज्जु, तो ये चीज आप देख लीजिए। तो रज्जुकी तथा अकशेरुकी जीव है, मतलब कशेरुकी तो जिनके पास हड्डी होती है, बोन्स होती है, वो तो आ ही गए इसके अंतर्गत, ठीक है। लेकिन जो अकशेरुकी हैं, जिनके पास बोन्स नहीं है, हड्डियां नहीं है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, वो भी इसमें इसके अंतर्गत शामिल हैं। इनके बच्चे, ठीक है, इन सारों के बच्चे और इनके अंडे भी शामिल हैं। ओके, तो ये परिभाषा आप याद रखेंगे कि वन्य जीव के अंतर्गत इसकी परिभाषा क्या है, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें। अब देखिए अध्याय 2 में क्या शामिल है। अध्याय 2 में आप देख सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकारियों की नियुक्ति एवं संगठन पर चर्चा किया गया है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कितनी धाराएं हैं, ये धाराएं आप देख लीजिए, 8 धाराएं। 2 धाराएं मैंने आपको पहले बता दिया कि पहले पार्ट पहले अध्याय में शामिल हैं, और बाकी धाराएं आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। राज्य वन्यजीव बोर्ड, इसके बाद में ये 5वें में 2-3 पार्ट हैं, ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। तो ये धाराएं आपको याद नहीं रखनी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो धाराएं आप देख रहे हैं अध्याय 2 के अंतर्गत, ये महत्वपूर्ण है, इनके बारे में भी जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, डिटेल में आप 2-3 बार देखेंगे सारी चीजों को कोरिलेट करके, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद में बात आती है अध्याय 3 की, जिसमें हम बात करेंगे वन पशुओं का आखेट और शिकार के बारे में। यहाँ पर भी जो प्रमुख धाराएं हैं ये आप देख सकते हैं, और डैश 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 यहाँ पर आप शामिल कर लीजिए, ऐसे डैश 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 डैश, बहुत सारी चीजें मेंशन थी वहाँ पे। तो मैंने आपको बस ये समझाने के लिए ये थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराया अध्याय और उससे संबंधित चीजों को, ताकि आप धाराएं समझ पाए कि धाराएं कहाँ पे कैसे आपको देखनी है, समझनी है, पढ़नी है, ठीक है। एक चीज और आप जान लीजिए, कभी कभी आपको पढ़ते समय बंदी प्राणी ये शब्द देखने को मिलेगा। तो बंदी प्राणी अगेन अनुसूची 1, 2, 3, 4 में निर्दिष्ट ऐसा जानवर है जो पकड़ा गया है या बंदी हालत में रखा गया है, इसको हम, या फिर बंदी हालत में प्रजनित हुआ है, इनको हम बंदी प्राणी बोलते हैं। जैसे अगर हम बाघ की बात कर लेते हैं, ठीक है, बाघ को अगर हमने पकड़ लिया है, ठीक है, इसके बाद में उसका प्रजनन हुआ, उसके बच्चे अगर बंदी मतलब उसको कारावास में ही उसके बच्चे हो रहे हैं, तो ऐसे प्राणियों को हम बंदी प्राणी बोलते हैं। तो देखिए, इसको यहाँ पर इस चीज को शामिल करने का उद्देश्य बस ये है ताकि आप समझ पाए। यहाँ पर आपको देखिए, अब यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा कि कौन सा बंदी प्राणी है, नाम नहीं है। नाम पढ़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा अनुसूची 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर। इसी तरह से सारी चीजें हैं धाराओं के अंतर्गत, इसी तरह से आपको बार बार ये अनुसूची देख लीजिए, वो अनुसूची देख लीजिए, तो ढंग से पढ़ना पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर मैं धीरे धीरे करके समाप्त कर देता, लेकिन बार बार इस चीज का रेफरेंस लिया गया है और बार बार सारी चीजों को समझाना उतना पॉसिबल है नहीं।
तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बच सकती थी वो मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है, और मुझे लगता है सारी चीज़ें मैंने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कवर कर लिया है। ठीक है, अब जिस तरह से हमने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पढ़ा है, इसी तरह से हम वन संरक्षण अधिनियम पढ़ने वाले हैं, मतलब जंगलों की सुरक्षा से संबंधित जो अधिनियम है इसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोग रेडी रहें भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वन दरोगा की परीक्षा है, तो वनों से संबंधित टॉपिक आपको यहाँ पर भर भर के देखने को मिलेगा, यहाँ से हम भाग नहीं सकते हैं। अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये सारे टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब अधिनियम, फैक्ट्स, लिस्ट, ठीक है, इसके बाद में और भी कई सारे टॉपिक जो थोड़ा सा आपको बोर लगेंगे, बोर करेंगे, हो सकता है फिर धीरे धीरे आपका यहाँ पर इंटरेस्ट घटे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट घटना नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ वन ही आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो हम वन को कवर कर रहे हैं, अभी हम बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र, पॉल्यूशन, कार्बन डेटिंग, इसके बाद में जलवायु परिवर्तन, बहुत सारे ऐसे बृहद टॉपिक हैं जो कि बाकी हैं, और आपको सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए आपकी वन दरोगा की परीक्षा में बैठने से पहले। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अपना पॉजिटिव रिव्यू या कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।